हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में हैं और 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तो मेरे प्यारे बच्चों 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करके ही जाना। अगर 25 बहुविकल्पी प्रश्न तैयार कर लेते हो तो जो फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आओगे, सारे प्रश्न कर दोगे। जैसा मैं बताता हूँ, इसका पीडीएफ आप लोगों को फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। यहां से इसको समझ लो सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, और पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अगर ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च करना, यहाँ पे आकाश लेक्चरर मैं लिख देता हूं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़ नहीं पाते हैं। आकाश लेक्चरर जब आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा चैनल, वहां पे ज्वाइन कर लेना। अगर 25 प्रश्न आप तैयार कर लेते हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं 5 वर्ष का प्रीवियस ईयर यहाँ पे अच्छे तरीके से एनालिसिस करके लेकर आया हूं। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार कर लोगे, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सारे क्वेश्चन करके चले आओगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न मैं लेकर आया हूं, इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि विद्युतशीलता का मात्रक है। तो विद्युतशीलता का मात्रक मेरे प्यारों जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बी वाला ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तीसरा है न्यूटन प्रति कूलाम, और चौथा ऑप्शन है न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको रट्टा नहीं मारना है कि जैसे यहाँ पे ए वाला सही है या बी वाला सही आपने कर दिया या सी वाला, ऐसा नहीं करना। आप इसको लॉजिक को समझना है। 25 ही प्रश्न है, 25 प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हो तो पूरा का पूरा करके चले आओगे। तो विद्युतशीलता का मात्रक क्या है, मैं आप लोगों को निकाल के दिखाता हूं आप लोगों को, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ इसकी उत्पत्ति कहां से हुआ, कि ताकि क्वेश्चन भूल भी जाओगे तो अपने से बना लोगे। देखिए विद्युतशीलता का मात्रक अगर आपको निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कूलाम का नियम याद होना चाहिए। कूलाम का नियम क्या कहता है कि F बराबर, कूलाम का नियम कहता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, ये बीच में गुणा होता है। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कूलाम का नियम। अब इस कूलाम के नियम से आपको समझना है, आपको निकालना है विद्युतशीलता, मतलब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको निकालना है। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट रखूं तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा कि 1/4 पाई, तो ऐसे ही रहेगा, 1/4 पाई ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि एफ जो होगा जाके आर में गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का कि Q1 Q2 बटे में एफ जो है जाके गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर। समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए ध्यान से करोगे क्या, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा कि अब Q1 गुणे Q2, Q क्या है आवेश, Q2 भी क्या है आवेश, तो Q1 और Q2 दोनों आवेश है। तो एक पहले Q1 का मात्रा क्या होगा, आवेश का मात्रा कूलाम होता है, तो आप लिखोगे कूलाम। लॉजिक को समझो, इसके बाद देखना कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। फिर गुणे Q2, ये भी आवेश है, इसका भी मात्रक आप लोगों का सेम वही होगा, क्या होगा, कूलाम होगा। मैं चाहता तो डायरेक्ट आंसर बता सकता था, लेकिन नहीं, ऐसे कोई फायदा नहीं है। बटे में यहां पे आप लोगों का क्या है एफ, बल, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो आप क्या लिखोगे न्यूटन लिखोगे। इसके बाद गुणे में यहां पे क्या है आर, ठीक है। अब ये आर यहाँ पे दूरी है, दूरी का मतलब क्या होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको लिखोगे मीटर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर होगा, एम गुणे मतलब मीटर स्क्वायर। अब यहां से ध्यान से आप चीज समझो मेरे प्यारे बच्चों, तो एप्सिलॉन नॉट मतलब विद्युतशीलता, तो विद्युतशीलता का मतलब क्या होगा कूलाम गुणे कूलाम, मतलब कूलाम स्क्वायर। कूलाम गुणे कूलाम मतलब क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, और बटे में तो यहां पे हो जाएगा बटे में न्यूटन, तो आप लिखोगे न्यूटन, ठीक है न्यूटन, और इनटू मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। लो भाई बन गया एकदम आराम से, ठीक है। क्या बन गया यहाँ पे कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह होगा मेरे प्यारे बच्चों विद्युतशीलता का मात्रक। अब बताए इतना आप लोगों को डिटेल में कोई समझाएगा, इतना डिटेल में कोई आप लोगों को समझा नहीं पाएगा। मैं चाहता हूं तो डायरेक्ट आंसर बता सकता था, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं, लॉजिक को समझो। तो देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, पहला वाला ऑप्शन आप देखिए, पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को करना है पहला वाला ऑप्शन।
तो समझ में आ गया आप लोगों को। मैं चाहता तो डायरेक्ट आंसर बता सकता था, लेकिन कोई फायदा नहीं है आप लोगों को। तो अगर आप भूल भी जाते हो तो इस तरह आप लोग लॉजिकल पढ़े रहोगे तो तुरंत आंसर दे पाओगे इसका। तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए मेरे प्यारों से दूसरा प्रश्न देखते हैं, देखिए ध्यान से। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न यह है मेरे प्यारे बच्चों कि दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, उनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F है। यदि माध्यम का वैद्युतांक बदलकर K2 कर दिया जाए तो उनके बीच कितना स्थिर वैद्युत बल होगा? ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। लिख लो, गारंटी मेरा कि ये सारे प्रश्न आएंगे। अगर 25 प्रश्न तैयार कर लेते हो, ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन करके चले आओगे फिजिक्स के। अब यहां से इसको भी लॉजिकल हम लोग समझेंगे डिटेल में। अब यहाँ पे स्थिर वैद्युत बल पूछा है हमसे, ठीक है। अब यहां से आपको चीज एक समझना है। मैं यहाँ पे एक पेज लेता हूं फिर समझाता हूं। अब यहाँ पे आपको मालूम है, बोला कि दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले। तो अब यहाँ पे आपको मालूम है कि अगर मैं यहाँ पे K1 के निकालूं, सबसे पहले K1 के लिए अगर हम यहाँ पे कूलाम का नियम F निकालें, तो K1 के लिए अगर हम F का वैल्यू रखें कि F बराबर क्या होगा, फॉर्मूला जस्ट अभी मैंने जिक्र किया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसके बाद इनटू यहाँ पे क्या होता है K1, फिर गुणे में Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ये हो गया आप लोगों को समीकरण नंबर पहला, मान लो। इसी तरह यहां बोला मेरे प्यारे बच्चों कि K2 कर दिया जाए, मतलब कि यदि माध्यम का वैद्युतांक बदलकर K2 कर दिया जाए तो K2 के लिए भी निकाल लेते हैं। तो अगर हम K2 के लिए अगर कूलाम का नियम निकालें, ठीक है, वैद्युतांक के लिए अगर हम निकालें K2 वैद्युतांक के लिए, तो यहां से इसको F माने हैं तो इसको आप F डैश मान लो। तो F डैश बराबर क्या होगा, सेम फॉर्मूला वही रहेगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में यहाँ पे K2 हो जाएगा, फिर इंटू Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको समीकरण दूसरा मान लो। कितना इजी है, बहुत सिंपल, बस समझना आप लोगों का है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका अब क्या करो, समीकरण पहला से समीकरण दूसरा में भाग दे दो। समीकरण एक को समीकरण दूसरा से भाग दो, ऑटोमेटिक निकल के चला जाएगा। तो भाग दोगे तो समीकरण पहला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से समझो। तो समीकरण पहला क्या है आप लोगों का कि F बटे F डैश निकालने की बात कर रहा है, ठीक है। F में F डैश का भाग दे दिए, तो आप देंगे F का वैल्यू क्या है, ध्यान समझिए। F का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 गुणे में Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। फिर इसके बटे में F डैश का वैल्यू रखिए। F डैश का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K2 और गुणे में हो जाएगा यहाँ पे Q1 Q2 और बटे में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, R स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए, कुछ कट रहा होगा, बिल्कुल बहुत सारा कट रहा है। Q1 Q2 बटे R2 से यह वाला कैंसिल हो गया। अब यहां से ध्यान दीजिए आप लोग, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, तो आप देखिए बचा क्या, यहाँ F बटे F डैश बराबर, इधर बच गया आपका 1/K1, 1/K1 और बटे में नीचे क्या बच गया, 1/K2, 1/K2 बच गया। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझो यहाँ पे, अब इसको कैसे लिखोगे, तो इसको लिखोगे F बटे F डैश बराबर, ये आपका एक जो K2 है कहाँ चला जाएगा, ऊपर, K2 ऊपर चला जाएगा और एक का गुणा K1 में होगा तो K1 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। हमसे वैल्यू क्या पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमसे वैल्यू यहाँ पे पूछा है कि वैद्युत बल होगा, ठीक है, मतलब F डैश का वैल्यू पूछा है कि F डैश का वैल्यू हमको बताइए। तो F डैश का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो F डैश बराबर क्या होगा, तो F डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, मतलब K1 गुणे F और बटे में हो जाएगा आपका K2 आ जाएगा नीचे। तब यहां से फाइनल आंसर आपको देखने को मिलेगा कि F डैश बराबर हो जाएगा आपका K1 बटे K2 और यहाँ F जो है गुणा में हो जाएगा। यह है मेरे प्यारे बच्चों आंसर। क्या देखिए ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल देना चाहिए उसको। देखिए चौथा ऑप्शन सही है यहाँ पे, तो देखिए K1 बटे K2 और गुणे में F,
सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। तो मैं चाहता तो डायरेक्ट बता देता, डायरेक्ट आपको समझ में आता। कभी अगर मैं क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आपको बता दूं कि सी वाला ऑप्शन सही है, तो कभी इस लॉजिक को आप समझ पाते कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। तो मेन होता है ये चीजें, इस तरह पढ़ाया जाता है, ये नहीं कि रट्टा मराया जाता है। कंसेप्चुअल पढ़ लेंगे, कभी जिंदगी में नहीं बोलेंगे। एग्जाम में जब ये प्रश्न आएंगे, आप भूल भी गए होगे, तो आप इसको फार्मूले से रख के आप इसका आंसर ला पाओगे। चलिए, ये भी क्लियर हो गया। चलिए मेरे प्यारों, जो तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या है, पढ़ता हूं। तीसरा है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर विद्युत द्विध्रुव एन स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो यहां पे एक चीज आपको समझना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, कि मान लीजिए कि कोई बंद पृष्ठ है। ये क्या है, कोई बंद पृष्ठ। तो कोई बंद पृष्ठ के केंद्र पर अगर हम आवेश की गणना करें, तो कोई बंद पृष्ठ पर अगर केंद्र पर आवेश की गणना करें, तो वहां पे जो आवेश होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। आवेश क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और इस पृष्ठ से निकलने वाला कुल अगर हम विद्युत फ्लक्स का मान की अगर हम बात करें, तो वहां पे कुल विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, शून्य। मतलब आप कह सकते हो कि फाई ई बराबर जो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, उसका मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, शून्य हो जाएगा। तो एक चीज आपको समझ में आ गया कि कोई बंद पृष्ठ के केंद्र पर अगर हम आवेश की गणना करते हैं, तो वो शून्य हो जाता है। तो इस पृष्ठ से निकलने वाला कुल अगर विद्युत फ्लक्स का मान अगर हम देखें, तो वो भी क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, शून्य हो जाता है। देखिए ऑप्शन दिया है, तो 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें पक्का एक शून्य दिया होगा। देखते हैं, तो इस वाले पृष्ठ पे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोगों को। चारों ऑप्शन में से कौन सा शून्य आपको दिखाई दे रहा है, देखिए डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो लॉजिक को समझते चलिए, आंसर अपने आप आता चला जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, आपको लॉजिकल समझना पड़ेगा, अन्यथा ऐसे आंसर रट्टा मारोगे तो गलत हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स का मात्रक, मैं एक पेज ले लेता हूं, आपको समझाता हूं अच्छे तरीके से। देखिए पेज हमने ले लिया, ध्यान से समझिएगा। तो यहां से विद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछा है। अभी हमने एक फार्मूला देखा कि फाई बराबर फार्मूला होता है ई ए। क्या होता है, ई ए। ई क्या होता है मेरे प्यारों, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ए आपको मालूम है क्षेत्रफल होता है। ये चीज तो आप लोग पढ़े हो भाई, अपना जानते हो, ये फार्मूला आपने जानते हैं। चलिए अब यहां से ई बराबर एक फार्मूला होता है कि ई बराबर फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, एफ बटे के क्यू। ये सारे फार्मूले याद होने चाहिए आपको। ई बराबर क्या होता है, एफ बटे के क्यू। अब ध्यान से एक चीज समझना मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर ये फाई है, मैंने फाई लिख दिया, तो फाई बराबर ई की जगह हम एफ बटे क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ई की जगह मैंने क्या लिख दिया, एफ बटे के क्यू। और इंटू में क्या बच गया, यहाँ पे ए बच गया, इंटू में ए बच गया। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा फाइव बराबर, अब मेरे प्यारों जो एफ, ठीक है, आपको मालूम है कि एफ जो बल होता है, बल का मात्रा क्या होता है मेरे प्यारों जो, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन होता है। आपको एक चीज मालूम होगा कि एक फार्मूला होता है, मैं यहां लिख देता हूं तभी समझ में आएगा आप लोगों को, कि V बराबर फार्मूला होता है W अपान के Q। ये फार्मूला आपको याद है, V बराबर W अपान के Q। और यहीं से अगर हम W की बात करें, तो W बराबर एक फार्मूला होता है F इंटू एस, मतलब बल गुणे विस्थापन। ठीक है, आप लोग जानते होंगे इस फार्मूले को। अब ध्यान से आप लोग समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं, कि F है तो F बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बल का मात्रक न्यूटन। ठीक है, इंटू है तो प्रति लगा दो। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर होता है, तो आप लिख दो मीटर स्क्वायर। और बटे में क्यू है, मतलब आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो आप यहाँ पे सी लगा दो। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गया। तो ये हो गया आप लोगों का आंसर। अब आप बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि जी बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन में आप लोगों को ये दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये भी ऑप्शन में होता है, लेकिन ऑप्शन में दिया ही नहीं है। एकमात्र तो ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम होता है। जब ऑप्शन आप खोजोगे तो ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा नहीं। अब क्या करोगे, अब इसके लिए मुझे फिर चेंज करके एक अलग सा मात्रक बनाना पड़ेगा। कैसे, इसी में समझिए। आप देखिए करोगे क्या, तो ये देखो फाई बराबर क्या है, ये आपका न्यूटन है, तो न्यूटन। और इसके बाद देखो मीटर स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख दो मीटर इंटू मीटर। और बटे में कुलाम है, तो आप यहाँ पे कुलाम लिख दो। अब यहां से ध्यान से समझना आप एक चीज। अब देखो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस। एफ का मात्रक न्यूटन, एस मतलब विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, और क्यू का मात्रक होता है यहाँ पे कुलाम। तो इतना चीज जो आपको यहाँ पे दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज, ये किसका हो गया, वी का हो गया। ठीक है, किसका हो गया, वी का वैल्यू हो गया।
विभव का, तो आप कहोगे कि फाई बराबर इतना वैल्यू को हम क्या लिख देंगे, वी, मतलब वीवे, विभव, विभव मतलब होता है वोल्ट, और यहाँ पे गुणा लगाया तो आप यहाँ पे गुणा लगा दो, एम मतलब होता है मीटर। ठीक है, तो आपका बच गया क्या, कि वोल्ट मीटर। आपका फाइनल आंसर क्या आया, वोल्ट मीटर। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वोल्ट मीटर। अब जाके आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, तो फार्मूला कहां से बना है। ठीक है, तो मात्रक आप लोगों का तो यही होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और मात्रक ये भी होता है वोल्ट मीटर। तो दोनों में से कोई भी दे सकता है। देखिए इसमें ये वाला नहीं दिया है, ये वाला दिया, तो बहुत सारे लोग रट्टा मारे होंगे, तो ये वाला कहेंगे कि इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं, तब जाके आपको इसको जनरेट करोगे इस तरह। तो फार्मूला की उत्पत्ति यहां से, मतलब मात्रक की उत्पत्ति यहां से होती है फार्मूले के हिसाब से। अब आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा, तो वोल्ट मीटर मतलब तब जाके आप सी वाला ऑप्शन क्या करोगे, सही करोगे। और जो लोग नहीं पढ़ रहेंगे वो कभी जिंदगी में कर नहीं सकते हैं, जब तक इसके मेथड को तौर तरीका नहीं जानोगे तब तक आप कर ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूं, क्योंकि कमजोर से कमजोर और तेज से तेज विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि किसी को ऐसा ना हो कि ना समझ में आए, सारे लोगों को समझ में आए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां। चलिए मेरे प्यारों बच्चों, 5वां प्रश्न देखिए। 5वां प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर 25 प्रश्न तैयार कर लेते हो ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बिल्कुल पूरा का पूरा करके आने वाले हो। क्या बोला है कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वाले विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारों बच्चों, देखिए इसको भी बिना फॉर्मूले के आप हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं डिटेल में आपको बता रहा हूं। देखिए फॉर्मूला होता है किया गया कार्य W बराबर, W बराबर फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों कि पीई कोष्टक में 1 - cos थीटा। ठीक है, यह फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यह फॉर्मूला होता है। अब यहां से ध्यान से आप देखिए क्या क्या चीज यहाँ पे दिया हुआ है। बोला कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वाले विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री में घुमाते हैं, तो किया गया कार्य बताइए। देखिए सिंपल क्या है, अब यहां से आप करोगे क्या, W बराबर पीई कोष्टक में 1 - cos थीटा का वैल्यू देखिए दे रखा है। थीटा कितना, 90 अंश, 90 अंश घुमा रहा है, तो cos 90 अंश रख दो, सिंपल कोष्टक बंद हो गया। यहां से आप W बराबर क्या निकालोगे, पीई कोष्टक में 1 - cos 90 अंश, cos 90 अंश का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो यहां से हो जाएगा आपका W बराबर पीई और गुणे 1 में से 0 जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही होगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, W बराबर पीई का गुणा 1 में करोगे तो पीई ही आने वाला है। तो W बराबर क्या आ गया, P इंटू ई। बस बात खत्म। देखिए ऑप्शन में दिया है W बराबर पीई, तो देखिए पीई दे रखा है, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर पीई। तो इतना देखिए लॉजिकल क्वेश्चन से, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है कि 50 ओम प्रतिरोध के एक धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई जो है 2 गुना कर दी जाती है, तो उसका नया प्रतिरोध होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, लिख के लो, गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। अब बहुत सिंपल इसका मैं तरीका, एक सूत्र बताता हूं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, उससे आप बिल्कुल 2 मिनट के अंदर इन क्वेश्चनों को आसानी से कर पाओगे। देखिए फार्मूला याद कर लो पहले। फार्मूला यह है कि जब भी आपसे नया प्रतिरोध पूछे, क्या पूछे, जब भी आपसे नया प्रतिरोध पूछे तो आप करोगे क्या, तो नया प्रतिरोध जब भी आपसे पूछे तो नया प्रतिरोध बराबर होता है गुना का स्क्वायर, जितना गुना बोले उसका कर दो आप सिंपल स्क्वायर, और गुणे में होता है पुराना प्रतिरोध, जो पुराना प्रतिरोध दिया है उसका आप गुणा कर दो। अगर यह फार्मूला मालूम है तो इस तरह के प्रश्नों को आप बहुत कम समय में करके चले आओगे। यह फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, नया प्रतिरोध पूछा हमसे, नया प्रतिरोध को आर डैश मान लेते हैं। बोला है कि 50 ओम, ये पुराना प्रतिरोध है, 50 ओम प्रतिरोध के एक धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुना कर दिया जाए, तो गुना कितना कर रहा है, 2 गुना, तो यहाँ 2 लिख दो, 2 का स्क्वायर कर दो, गुणे पुराना प्रतिरोध कितना मेरे प्यारों बच्चों, 50 है। अब यहाँ से आर डैश के वैल्यू निकालो, नया प्रतिरोध, तो आर डैश बराबर क्या हो जाए, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और गुणे में ये हो गया 50। अब यहाँ से आर डैश मतलब नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 5 चौक को 20, तो 200। अब भाई यहाँ पे प्रतिरोध है तो मात्रा क्या होगा, ओम, तो नया प्रतिरोध जो है वो हो गया 200 ओम। बात खत्म। देखिए दिया है, बिल्कुल देगा, 100% देगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
चलिए मेरे प्यार बच्चों, देखिए प्रश्न नंबर 7वां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल स्टार बना लो मेरे प्यार बच्चों, इस पे आप ट्रिपल स्टार बना लो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को तो समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, यह है कि यदि संतुलित व्हीट स्टोन सेतु की प्रत्येक भुजा धारा मापी का प्रतिरोध आर हो, तब बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल प्रतिरोध कितना होगा। मेरे प्यार बच्चों देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, डिटेल में आपको समझना है। एक पेज ले लेता हूं मैं, इसके बाद आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए बोला क्या है कि व्हीट स्टोन सेतु की प्रत्येक भुजा, अब यहां से चित्र के माध्यम से आपको समझना पड़ेगा। देखिए मैं चित्र बनाता हूं यहाँ पे, ठीक है, जैसे बना रहा हूं वैसे चित्र आपको भी बनाने हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए डिटेल में आप लोगों को मैं समझाता हूँ इन चीजों को, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ वाकई में चीज होती क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। ऐसे आप लोगों को हवा हवाई में नहीं पढ़ना है, पढ़ रहे हो तो डिटेल में पढ़ो कि एक बार पढ़ लेता हूँ, कभी भूले हुए नहीं। आप देखो ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया आपका माइनस चार्ज। आप देखिए बोला क्या है यहाँ पे कि यदि संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की प्रत्येक भुजा धारामापी का प्रतिरोध आर हो, तब बैटरी को जोड़ने वाले सिरों की कुल प्रतिरोध कितना होगा। चलिए मैं नामकरण कर लेता हूँ, पहले नाम रख लेता हूँ। इसका नाम पी रख लेता हूँ, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर और इसका नाम एस रख लेता हूँ। और सभी प्रतिरोध क्या है, आर आर है। ये प्रतिरोध भी आर है, ये भी प्रतिरोध आर है, ये भी प्रतिरोध आर है, ये भी आर है, क्योंकि बोला है कि धारामापी का प्रतिरोध आर हो, सबका प्रतिरोध आर है। तो बोला है कि तब बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल प्रतिरोध, तो बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच पी और आर, पी और आर के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है कि पी और आर के बीच तुल्य प्रतिरोध। क्वेश्चन क्या पूछा है लास्ट में कि पी और आर के बीच पूछ रहा है आपसे तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। मेन प्रश्न यह है, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है कि पी और आर के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यह प्रश्न है। आप ध्यान से देखिए तुल्य प्रतिरोध कैसे आप निकालोगे। एक चीज आप नोटिस करो, तो पी क्यू, पी क्यू और क्यू आर, ध्यान से देखो पी क्यू और क्यू आर ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। इसी तरह पी एस और एस आर ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो पहले इसको और इसको दोनों श्रेणी क्रम को जोड़ दोगे तो एफ समांतर क्रम बन जाएगा, फिर समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा दोगे, हो जाएगा। तो मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले हम लोग पी क्यू यहां लिखेंगे कि पी क्यू और क्यू आर ये दोनों किस क्रम में है मेरे प्यार बच्चों, श्रेणी क्रम में है। ध्यान से समझने का प्रयास करना है कि श्रेणी क्रम में है। अब आपको मालूम है कि श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम का अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकालें आर डैश बराबर, तो श्रेणी क्रम क्या कहता है कि दो प्रतिरोध है उसको जोड़ो। तो यहां से पी क्यू का प्रतिरोध क्या है आर, और प्लस क्यू आर का प्रतिरोध क्या है आर। जब इसको जोड़ोगे तो यहां से आर डैश बराबर क्या आ जाएगा, आर आर मिलकर हो जाएगा टू आर। तो यहां से आपको देखने को मिला तुल्य प्रतिरोध टू आर। इसी तरह नीचे वाला हल करेंगे हम लोग कि पी एस क्या है, पी एस और एस आर, तो पी एस और एस आर ये दोनों भी किस क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो इनका भी हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर डैश डैश बराबर, क्योंकि आर डैश हमने इसको मान लिया है तो इसको आर डैश डैश मान लेते हैं। तो आर डैश डैश बराबर क्या होगा, फिर वही इसका दिया है आर और उसका भी वैल्यू दिया है आर, तो ये भी जब इसको हल करोगे तो ये भी आ जाएगा टू आर। तो इसका भी तुल्य प्रतिरोध क्या आ गया, टू आर आ गया। अब ध्यान से अब एक चीज नोटिस करना कि इन दोनों को हल किया तो टू आर आ गया, इन दोनों को हल किया तो टू आर आ गया। अब नया आपको डायग्राम इस तरह देखने को बनेगा कि इन दोनों को हल किया तो ये टू आर, इन दोनों को हल किया तो ये टू आर। अब नया आपको डायग्राम यह देखने को मिला होगा, इसको हल किया तो टू आर, इसको हल किया तो टू आर, और ये बिंदु आपका पी है और ये बिंदु आपका क्यू है। ठीक है, अब यहां से अब इस चित्र के माध्यम से देखिए कि दोनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो अब इनका हम लोग निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। तो समांतर क्रम यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि P और Q के बीच समांतर क्रम, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इसका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तो तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है एक बटे आर डैश डैश डैश। ठीक है, क्योंकि आर डैश मान लिया है, इसको आर डैश मान लिया, इसको आर डैश डैश ट्रिपल डैश मान लेता हूं। तो एक बटे ट्रिपल आर डैश बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एक बटे आर डैश प्लस एक बटे आर डैश डैश, क्योंकि इसको हमने आर डैश माना है, इसको मैंने आर डैश माना है। तो हो जाएगा आपका एक बटे ट्रिपल आर डैश बराबर एक बटे आर डैश कितना है, दो आर, प्लस इसका भी वैल्यू कितना है,
दो आर ही है। अब इनको हल करेंगे तो हो जाएगा 1/RR बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा, 2R का 2R हो जाएगा। 2R से 2R कैंसिल, ऊपर एक, ये भी 2R से 2R कैंसिल, ऊपर बच गया एक। ठीक है, अब यहाँ में जगह में हल कर देता हूँ यहाँ। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1/RR बराबर एक एक मिलके हो जाएगा 2/2R। अब यहां से ध्यान से देखिए, तो ये 2 से 2 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर क्या बच गया, एक। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा कि 1/R बराबर 1/R देखने को मिला। हमें वैल्यू क्या चाहिए, R तुल्य प्रतिरोध फाइनल। तो R को हम जब ऊपर करेंगे तो ये भी R कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब देखिए आंसर क्या आ गया, सिर्फ R आ गया। आंसर क्या आ गया, सिर्फ R। अब बताइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना भयंकर पूछा है, समझ लीजिए। जब तक आप इसके लॉजिक को नहीं जानेंगे तब तक आप ऑल्लो पे इसी तरह करते रह जाओगे, आंसर कभी सही नहीं होगा। तो आर देखिए दिया है, तो इसके ऑप्शन को चेक करेंगे तब ना मालूम चलेगा। तो चलिए देखिए ऑप्शन चेक करते हैं। तो इस वाले पेज को हटाता हूं, अब ये वाला पेज लाता हूं। देखिए आर का मतलब पहला वाला ऑप्शन। मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको नहीं बता सकता था कि पहला वाला ऑप्शन सही होगा, आर सही होगा, लेकिन आपको कभी समझ में आता कि आर आखिर में कहां से आया है। तो मेन चीज होता है कि आर कहां से है उसको डिफाइन करना है। अब मैं करके दिखाया हूं आप लोगों को। तो इस तरह कभी भी लाइफ में, पूरी जिंदगी बताऊं, कभी जिंदगी में आप भूल नहीं पाओगे इस तरह का, जिस तरह मैं बता रहा हूं आप लोगों को। चलिए प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं, क्या है प्रश्न नंबर 8वां। देखिए प्रश्न नंबर 8वां मेरे प्यारे बच्चों, कि किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना लो। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे प्रश्न बनता है, मैं सब कुछ डिफाइन कर दूंगा। किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी आवेश और ऑप्शन डी द्रव्यमान। अब मेरे प्यारे बच्चों जो बता रहा हूं उसको ध्यान से आप समझने का प्रयास करो। देखिए यहाँ पे है किरचॉफ का नियम पूछा है आपको। ठीक है, क्या पूछा है, किरचॉफ का प्रथम नियम। तो यहाँ पे किरचॉफ का नियम में बता देता हूं कि किरचॉफ कितने नियम दिए थे। तो किरचॉफ दो नियम दिए थे मेरे प्यारे बच्चों, किरचॉफ दो नियम, जिसमें से पहला है प्रथम नियम। ठीक है, उन्होंने पहला नियम क्या दिया, वही पूछा है, प्रथम नियम वाला ही पूछा है ना। देखिए प्रथम नियम, अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझो, प्रथम नियम को हम बोलते हैं संधि का नियम। क्या बोलते हैं, संधि का नियम भी बोला जाता है प्रथम नियम को, इतना याद रखना। संधि के नियम के साथ साथ इसको हम लोग धारा का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धारा का नियम के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो प्रथम नियम को हम संधि का नियम बोलते हैं या धारा का नियम बोलते हैं, इस बात को याद रख लेना। और ये किस संरक्षण पे आधारित है, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। प्रथम नियम, प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है, किरचॉफ का प्रथम नियम। समझ में आ गया आप लोगों को। इसी तरह उन्होंने दूसरा नियम भी दिया, यहाँ पे लिख लीजिए उसको भी डिटेल में, क्योंकि पूछता है। द्वितीय नियम, यहाँ पे हेडिंग बनाइए और लिखिए द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम क्या होता है, तो द्वितीय नियम को हम बोलते हैं बोल्टता का नियम। क्या बोलते हैं, बोल्टता का नियम बोलते हैं। बोल्टता का नियम, बोल्टता का नियम कहिए या बंद पास का नियम कहिए, बंद पास का नियम कहिए, दोनों नियम एक ही है, दो अलग अलग नामों से जाना जाता है। बोल्टता का नियम या बंद पास का नियम। अगर हम बताएं कि यह किस संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऊर्जा, यहां लिखिए, मैं पेन चेंज कर देता हूं, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पे आधारित है। तो प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। आवेश का मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको नहीं बता देता कि आवेश पे, लेकिन अगर इतना डिटेल बता दिया तो जब भी आपसे कुछ भी पूछेगा बता देगा प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे, द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के। प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है, संधि के नियम से या धारा के नाम से जाना जाता है। द्वितीय नियम को बोल्टता का नियम या बंदपास के नियम से जाना जाता है। तो इतना सारा क्वेश्चन तैयार हुआ डिटेल में आप लोगों को, समझ लीजिए एक प्रश्न से। तो इस तरह पढ़ाया जाता है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों, जो प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है, देखिए आठवां प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या है कि यदि आवेशित कण का वेग 4 गुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाए तो आवेश के मार्ग मतलब पथ की त्रिज्या क्या होगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आवेशित कण का वेग 4 गुना, चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाए तो आवेश के मार्ग की त्रिज्या पूछा है। अब ध्यान से आपको समझना,
कि मेरे प्यारों जो आवेश की मार की त्रिज्या पूछा है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्या होता है। तो आर बराबर मेरे प्यारों जो फार्मूला होता है कि एम भी बटे के क्यू बी। ये फार्मूला आपको जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप इस वन को कैसे हल कर पाओगे। तो ये फार्मूला याद कर लो, आर बराबर क्या होता है एम बी बटे के क्यू बी। अब यहां से अगर हम आर डैश की वैल्यू निकालें कि आर डैश बराबर क्या होगा, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा एम गुणे वी। अब देखिए बोला है वेग, जिसे बोलते हैं वी मतलब वेग, वेग को 4 गुना कर दिया जाए तो 4 गुना मतलब कि 4 वी, 4 गुना कर दिया। और बटे में क्या हो जाएगा Q इंटू बी। अब यहाँ बी क्या बोला है कि क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान, बी का मान होता है चुंबकीय क्षेत्र। ये जो बी दिया है बी का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाए, मतलब आधा का मतलब कि बी बटे 2 कर दिया जाए, जो बोला है क्वेश्चन में हमने कर दिया। इसके बाद क्या होगा आर डैश बराबर, आप ध्यान से देखो, तो ये 2 को गुणा, ये 2 भाग में ऊपर जाए तो गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 4 दूनी के 8, तो हो जाएगा 8 एम वी। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा क्यू, अब बी का गुणा होगा तो क्यू बी हो जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आ गया। और अभी आपने देखा कि आर बराबर क्या होता है एम वी बटे के क्यू बी। तो इसको हम लोग लिखेंगे आर डैश बराबर 8, देखिए एम बी बटे के क्यू बी, इसके जगह पे हम आर लिख सकते हैं, बिल्कुल आर लिख सकते हैं। तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा 8 आर। 8 आर का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, चलिए तो हो जाएगा आपका आर डैश बराबर 8 आर, मतलब 8 गुना हो जाएगा। देखिए दिया है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल देना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना दे। 8 गुना का मतलब देखिए पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आपको समझ में आ गया 9 प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न क्या है। 10वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है कि चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता में वृद्धि की जा सकती है कुंडली का क्षेत्रफल घटाकर, कि कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर, कि कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, कि चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाकर। मेरे प्यारे बच्चों चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता में वृद्धि की जा सकती है केवल कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर किया जा सकता है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई लॉजिकल नहीं, इसमें सिंपल याद करना है कि कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा दोगे तो चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 11। देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या है। प्रश्न नंबर 11 है कि लेंज के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है। तो लेंज के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इसमें से क्या सत्य है। पहला है आवेश का संरक्षण, दूसरा है मेरे प्यारों से चुंबकीय फ्लक्स का संरक्षण, और तीसरा है संवेग का संरक्षण, और चौथा है ऊर्जा का संरक्षण। तो मेरे प्यारों से ऊर्जा के संरक्षण पे ही आधारित है लेंज का चुंबकीय प्रेरण नियम, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको भी मालूम है कि लेंज के विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें तो सिंपल याद करना है। आगे देखते हैं। हाँ 12वां प्रश्न में लॉजिक है, क्या है देखिए ध्यान से। 12वां प्रश्न है, चलिए तो देखते हैं इसे कैसे लगाएंगे। प्रश्न यह पूछा है प्रश्न नंबर 12 कि यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध हैं तो यल बटे आर मात्रक होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, हर साल आपके एग्जाम में देखोगे तो प्रश्न पूछा जाता है। एल क्या है प्रेरकत्व, आर क्या है प्रतिरोध। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपसे पूछा है कि यल बटे आर बराबर क्यू समार, इसका आपको पूछा है यहाँ पे मात्रक। अब ध्यान से आप ये समझिए, सबसे पहले तो आप जानिए कि एल, एल का मात्रक, एल मतलब प्रेरकत्व जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, अलग अलग आप जानोगे तभी तो मान रखोगे। तो एल का मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों ओम सेकेंड। क्या होता है ओम सेकेंड होता है, लिख लो अच्छे तरीके से, ओम सेकेंड होता है। इसी तरह अगर हम बात करें आर का मात्रक, तो आर का मात्रक तो सबको मालूम है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम होता है। क्या होता है ओम होता है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा है एल बटे आर, कि एल बटे आर का मात्रक बताइए। तो एल का मात्रक अभी आपने देखा कि क्या होता है ओम सेकेंड, तो एल की जगह आप क्या रखोगे ओम सेकेंड रखोगे। क्लियर। और बटे में क्या होता है आर, आर का मात्रक अभी आपने देखा है कि ओम होता है, तो यहाँ पे क्या रखोगे ओम रखोगे। अब यहां से देखिए ओम से ओम सिंपल कट रहा है, तो ओम से ओम आप सिंपल काट दीजिए। तो एल बटे आर का जो मात्रक आ जाएगा वो सिर्फ क्या आ जाएगा सेकेंड। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सेकेंड आ जाएगा। क्या यही आंसर है जी, बिल्कुल यही आंसर है।
देखिए सेकेंड दिया है, जरूर से जरूर देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना दे। और सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 12वें का सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न नंबर 13वां, प्रश्न नंबर 13वां है कि किसी एलसीआर श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में धारा तथा लगाई गई वोल्टता के बीच कालांतर होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पे ट्रिपल स्टार बना लीजिए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न। इसको एक या दो तीन बार देख के जाना, ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% बनने वाले हैं। देखिए ध्यान से, तो मेरे प्यारों जो आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा कि अनुनाद की स्थिति में क्या होता है। यहां मैं लिख देता हूं, ध्यान से आप समझिए। अनुनाद की स्थिति में आप देखे होंगे कि यहाँ पे जो एक्स एल जो होता है वो एक्स सी के क्या होता है, बराबर होता है। किस कंडीशन में, जब जेड आर के बराबर होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो अनुनाद की स्थिति में जो एक्सएल होता है वो एक्स सी के क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बराबर होता है। तो एक चीज ध्यान से आप देखिए। इसके बाद क्या पूछा है यहाँ पे, एलसीआर श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद। तो आप जानते हैं कि एलसीआर सर्किट के लिए कालांतर का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो एलसीआर सर्किट के लिए कालांतर अगर हम बात करें तो कालांतर के लिए सूत्र आपका बन जाता है कि टेन फाई बराबर, नोट कीजिए, टेन फाई बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी बटे में क्या होता है, आर होता है। तो आप मेरे प्यारों बच्चों ये बताइए कि हम क्या ऐसे कर सकते हैं इसको कि टेन फाई बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी। अब देखिए एक्स सी जो है एक्सएल के बराबर है, तो एक्स सी की जगह हम एक्सएल लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे एक्स सी की जगह हमने एक्सएल लिख दिया और बटे में क्या हो गया, यहाँ पे आर हो गया। अब ध्यान से आप एक चीज देखिए, तो ये हो जाएगा आपका टेन फाई बराबर एक्सएल में से एक्सएल कैंसिल, तो हो गया जीरो, जीरो बटे क्या हो गया, आर। तो यहां से हो जाएगा आपका टेन फाई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। और टेन फाई क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कालांतर है। आपको मालूम है क्या है, कालांतर है। यही पूछा था कि कालांतर क्या होगा। तो कालांतर मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा कालांतर। तो शून्य का मतलब मेरे प्यारे बच्चों डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक स्टेप में आपको समझाते चल रहा हूं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा किसी भी प्रश्न में, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना प्रश्न हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, पूरा समझाने की गारंटी मेरी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 मेरे प्यारे बच्चों यह है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं स्थिर आवेश द्वारा, कि नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, कि त्वरित आवेश द्वारा, कि आवेशहीन कण द्वारा। मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि जब चुंबकीय क्षेत्र में गति होती है या कोई आवेश त्वरित होता है या घूमता है, तो ऐसे केस में आपने देखा होगा कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों जनरेट होता है। और जब दोनों कॉम्बिनेशन से तरंगे उत्पन्न होती हैं उसे हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो एक बात आप बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना कि विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं तो त्वरित आवेशों के द्वारा उत्पन्न होती हैं। किनके, त्वरित आवेशों के द्वारा उत्पन्न होती हैं। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं त्वरित आवेशों के द्वारा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल आसान प्रश्न पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से निश्चित कोण थीटा डिग्री पर हो, अर्थात दोनों समांतर रखे हो, तो प्रतिबिंबों की संख्या होगी। मेरे प्यारों जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से निश्चित को थीटा डिग्री पर अर्थात दोनों समांतर रखे हो, तो प्रतिबिंब की संख्या मेरे प्यारों जो क्या होती है, अनंत होती है, क्योंकि उनके बीच कोई एंगल बन ही नहीं रहा है, क्योंकि उनके बीच एंगल 0 अंश का बन रहा है। तो अनंत आपको प्रतिबिंबों की संख्या देखने को मिलेगी। तो डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि जब एक प्रकाश किरण एन अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है, तब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा रह जाता है। तो आपतन कोण कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से मैं आपको बताऊं, इस पे आप ट्रिपल स्टार बना लीजिए और ये आपके एग्जाम में 100% एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न। ठीक है, क्या प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है मैं बताता हूँ आपको। प्रश्न आपने नोट कर लिया, देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पे आप फार्मूला, हाई स्कूल वाला फार्मूला पढ़े होंगे कि एन बराबर मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला होता है साइन आई बटे के साइन आर। यह फार्मूला आपने पढ़ा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी बोलते हैं।
हाई स्कूल में आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ा होगा। इसे क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। मैं लिख भी देता हूं ताकि बहुत सारे बच्चे नोट करने का प्रयास करते हैं तो उनको समझ में आ जाएगा। इसे बोलते हैं स्नेल का नियम। ठीक है। अब इसी नियम से लगेगा कैसे, समझिए। तो n बराबर साइन आई अपान साइन आर होता है। आपको मालूम है कि आर को क्या कहते हैं? आर आपका अपवर्तन कोण होता है। ठीक है, आर को हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। और यहां पे आप देखिए साइन आई, साइन आई क्या होता है? आपतन कोण। इसी कोण का मान पूछा है इस क्वेश्चन में कि आपतन कोण का मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए कि उसने बोला है क्वेश्चन में कि जब एक प्रकाश किरण एन अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती तब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा रह जाता है। मतलब कि कोण आर जो है वह आई का क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। ये चीज बोल रखा है। अब यहां से ध्यान से एक चीज आपको समझना है। चलिए देखिए, एक फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। फार्मूला यह है कि साइन थीटा बराबर जो होता है वो मेरे प्यारे बच्चों 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2 होता है। यह फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। अब यहां से बस हमें वैल्यू रखना है। जब यहां पे आपको मालूम है कि n बराबर साइन आई अपान साइन आर होता है, तो अभी आपने देखा कि n बराबर साइन आई, तो साइन आई लिखिए, बटे साइन आर, तो आर का मान क्या है? I/2। तो आर की जगह आप लिखोगे I/2, कोष्टक में आप इसको पैक कर दो। सिंपल। यहां तक समझ में आ गया। अब n बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? जब इस फार्मूला में अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2। ठीक है, 2 sin I/2 गुणे कॉस I/2 और बटे में क्या है आपका? साइन I/2। क्लियर, समझ में आ गया? साइन आई, साइन थीटा को मैंने साइन आई मान लिया, तो साइन आई का जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला पे मैंने ऊपर वाला वैल्यू रख दिया और नीचे साइन I/2 है। क्लियर है? अब यहां से चीज आप देखिए कि साइन I/2 से साइन I/2 कैंसिल हो गया। तो यहां देखिए n बराबर क्या बच गया आप लोगों का? 2 cos I/2। ठीक है, यही तो बचा है ऊपर। अब इसके बाद हमें निकालना है आई का वैल्यू। तो अब सिंपल देखिए, आई का वैल्यू निकालना है तो आई बराबर क्या हो जाएगा? 2 cos 1 और ये बटा में हो जाएगा तो n/2। बात खत्म। तो आई बराबर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 2 cos 1 n/2। क्या यही आंसर है? बिल्कुल यही आंसर। देखिए ऑप्शन में दिया है, देखना ही पड़ेगा कि ऑप्शन में दिया है कि नहीं। तो चलिए इसको साइड करता हूँ, ऑप्शन देखता हूँ कि दिया है कि नहीं। देखिए डी वाला ऑप्शन देखिए, 2 cos 1 n/2, डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई भी डाउट किसी भी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया सारे बच्चे को? चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या है? प्रश्न नंबर 17 है कि दो लेंस जिनकी क्षमता है 5 डायोप्टर और आपको दिया है 3 डायोप्टर, या माइनस है, यहां कर लीजिएगा आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। ये माइनस के 3 डायोप्टर है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। तो ये हो जाएगा दो लेंस जिनकी क्षमता 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर है, संपर्क में रखे हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको भी मालूम है कि लेंस की क्षमता P1 का वैल्यू तो दिया है 5 डायोप्टर। ठीक, इसके बाद मेरे प्यार बच्चों P2 दूसरे लेंस की जो क्षमता दिया वो दिया -3 डायोप्टर। अगर हम टोटल क्षमता की बात करें कि टोटल क्षमता कितनी होगी, तो P बराबर टोटल क्षमता हो जाएगी P1 प्लस P2, दोनों को जोड़ेंगे तब टोटल क्षमता निकलेगा। तो यहां से अगर हम P बराबर करें तो P1 का वैल्यू कितना है? 5, और बीच में आप प्लस लगा है। अब P2 का वैल्यू -3, तो ये इस प्लस को माइनस कर देगा तो हो जाएगा 5 माइनस के 3। तो P बराबर 5 में से 3 गया तो 2 डायोप्टर। तो टोटल अगर हम क्षमता की बात करें तो टोटल क्षमता आपका है 2 डायोप्टर मेरे प्यारे बच्चों। टोटल क्षमता कितना है? 2 डायोप्टर हो गया। और आपको मालूम है एक फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों कि P बराबर क्या होता है? 100/F। यह फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। P बराबर 100/F होता है। हमसे पूछा है कि फोकस दूरी, हमसे तो F सब वैल्यू पूछा है, तो F बराबर क्या हो जाएगा? F को यहां भेजो, P को यहां भेजो, तो F बराबर हो जाएगा 100/P हो जाएगा। अब वैल्यू रखिए तो F बराबर क्या हो जाएगा? 100/P। P का वैल्यू टोटल कितना है? 2 डायोप्टर आया है, तो 2 से कटा दीजिए तो F बराबर 50। अब फोकस दूरी है तो सेंटीमीटर।
तो 50 सेंटीमीटर दूरी जो है इसका फोकस दूरी आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए दिया है, जरूर से जरूर देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना दे। 50 सेंटीमीटर मेरे प्यारे बच्चों, ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्लियर है? चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, इसको 18वां प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 18 क्या है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 18 है कि एक समबाहु प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में है। यदि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 4/5 गुना हो तो न्यूनतम विचलन कोण होगा मेरे प्यारे बच्चों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसके तीनों भुजाएं बराबर हों और तीनों कोण जो है मेरे प्यारे बच्चों 60-60 डिग्री के हों। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रिज्म कोण जो है, प्रिज्म कोण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो प्रिज्म कोण तो 60 अंश दे दिया, क्योंकि समबाहु त्रिभुज बोल दिया तो समबाहु त्रिभुज 60 अंश का होता है, मतलब प्रिज्म कोण 60 अंश का होगा। एक चीज तो हमको मालूम हो गया, एक चीज तो हमको यहाँ पे क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों क्लियर। आपतन कोण पूछा है कि आपतन कोण जो है प्रिज्म कोण का 4/5 गुना है, तो आपतन कोण आई जो है वो 4/5 है प्रिज्म कोण का, मतलब 60 अंश का। तो काट दो, 12 से काट दो, और आई बराबर 12 चौक 48, तो आई बराबर 48 डिग्री आ गया, ये भी कंफर्म हो गया। आपतन कोण का मान 48 डिग्री। अब हमसे पूछा है कि न्यूनतम विचलन कोण, तो डेल्टा एम आप सूत्र देखे होंगे, डेल्टा एम इस तरह बनता है, डेल्टा एम सिग्मा एम भी उसको कहते हैं। डेल्टा एम बराबर फार्मूला आपको मालूम है कि फार्मूला क्या होता है 2i-a। अब आपको होगा कि 2i-a कहां से आ गया, तो फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों i बराबर होता है सिग्मा एम प्लस ए बटे 2, यहीं से तो आया है। सिग्मा एम बराबर क्या हो जाएगा, ए ये जब गुणा होगा तो 2i और प्लस इधर हो जाएगा तो माइनस में होगा, यही तो फार्मूला बनेगा, इससे इससे तो यही फार्मूला बनेगा। अब देखिए यह डेल्टा एम जो है वो न्यूनतम विचलन कोण है, यही पूछा हमसे कि न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, तो यहाँ पे डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू आई का वैल्यू 48 अंश माइनस ए, मतलब प्रिज्म कोण 60 अंश दिया है। तो यहाँ से आप देखो डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा 48 दूनी के 96 माइनस 60 अंश, और 96 में से 60 अंश घटा दोगे तो 36 अंश आपको देखने को मिलेगा। ये 360 नहीं है 36 अंश है, चलो सही से लिख देता हूँ 36 अंश ऐसे। तो 36 अंश मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा, दिया है क्या, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को प्रश्न नंबर 18, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 19। देखिए प्रश्न नंबर 19 क्या है कि प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है। तो प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है जब प्रिज्म से प्रकाश किरण गुजरती है, किस रंग का, लाल रंग का, नीला रंग का, बैगनी रंग का, हरे रंग का। इसमें भी कुछ चीजें मैं बता देता हूं ताकि बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो सके आपके। देखिए अगर विचलन पूछे आपसे, नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, विचलन अगर आपसे पूछे तो विचलन में दो चीज पूछेगा, या तो आपसे अधिकतम पूछ ले कि अधिकतम विचलन किस रंग का होगा, या तो आपसे पूछ ले न्यूनतम किस रंग का होगा। ठीक है, तो न्यूनतम या अधिकतम पूछता है विचलन से, तो अधिकतम पूछ दे तो आप बैगनी रंग मार के आना है। क्या मारोगे, बैगनी रंग का मार के आना ऑप्शन। और न्यूनतम कम पूछे तो लाल रंग का, क्या लिखोगे, लाल रंग का लिखोगे विचलन। मेरे प्यारों जो विचलन छुड़ा के अगर आपसे ये पूछ ले, तरंग दैर्घ्य पूछ ले, यहां से क्वेश्चन चेंज कर देगा। विचलन ना देके आपसे अगर तरंग दैर्घ्य पूछ ले तो वहां पे कंडीशन चेंज हो जाता है। तो तरंग दैर्घ्य देके भी दो टॉपिक आपसे पूछता है, या तो आपसे अधिकतम पूछ ले या तो आपसे न्यूनतम पूछ ले। तो अधिकतम किस रंग के लिए पूछता है, और एक प्रश्न आपको यहां से बनता है कि न्यूनतम किस रंग के लिए होता है। बस जस्ट उल्टा हो जाता है, विचलन का जस्ट तरंग दैर्घ्य उल्टा होता है। अधिकतम किस रंग का हो जाएगा, अब लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा हो जाएगा, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, और न्यूनतम तरंग दैर्घ्य जो होता है बैगनी रंग का होगा। तो यहां से 4 क्वेश्चन आपके क्या हो गए, तैयार हो गए। तो क्लियर है ना, विचलन पूछे तो विचलन अधिकतम बैगनी रंग का, न्यूनतम लाल रंग का। तरंग दैर्घ्य पूछे तो तरंग दैर्घ्य अधिकतम लाल रंग का होता है, न्यूनतम बैगनी रंग का। हालांकि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, तो प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है। यहाँ विचलन की बात पूछा है, विचलन अधिकतम होता है तो विचलन अधिकतम बैगनी रंग का होता है। ढूंढेंगे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बैगनी रंग का। क्लियर है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर देना पसंद आ रहा होगा तो। 20वां प्रश्न देखिए क्या है। 20वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझिए।
बोला कि यदि किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगी। अब डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पूछा है कि अगर यदि किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगा। अब यहां से दिया है आपको अपरिवर्तित रहेगा, 4 गुनी हो जाएगा, 2 गुनी हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों की आधी हो जाएगा। अब मैं एक पेज लेता हूं, इसके बाद आपको समझाता हूं। पेज मैंने ले लिया, अब समझने का प्रयास कीजिएगा। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पूछा है ना, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। किससे? लेमडा बराबर फार्मूला आपको मालूम होगा, एच अपान के क्या होता है, पी होता है। ठीक है, एच अपान के पी होता है। अब यहां पे बोला है कि कण का संवेग दुगना कर दिया जाए, मतलब पी का वैल्यू जो है वो दुगना कर दिया जाए, मतलब 2p कर दिया जाए। तो बताइए कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य में क्या चेंजेस होंगे। तो आपको मालूम है मेरे प्यार बच्चों, अभी हमने फॉर्मूला था कि लेमडा बराबर क्या होता है, एच। पी की जगह हम लोग लिखेंगे 2p। क्या लिखेंगे? 2p। यहां से देखिए लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 गुणे एच इंटू पी। लिख सकते हैं कि नहीं? इसको तोड़ के लिख सकते हैं। तो जगह लेमडा बराबर 1/2 इंटू एच पी। तो एच बटे पी लेमडा के बराबर होते हैं, लेमडा लिख दो। तो लेमडा बराबर हो जाएगा आपका लेमडा बटे के 2। मतलब क्या हो जाएगा, लेमडा का आधा हो जाएगा। और लेमडा को हम किससे डिनोट करते हैं, मेरे पास जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, मतलब डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य जो आधा हो जाएगी। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अब लो भाई, इतना ज्यादा सिंपल है, इतना डिटेल में बता दिया आप लोगों को। तो यदि किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगी तो आधी हो जाएगी, मतलब डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इतना आसान मैंने आप लोगों को बता दिया पूरा डिटेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21वां मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ध्यान से आपको समझना है कि हाइड्रोजन परमाणु की दो लगातार कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का अंतर होगा। ठीक है, अंतर पूछा, आप ध्यान समझिए। हाइड्रोजन परमाणु की दो लगातार कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का अंतर पूछा है। तो कोणीय संवेग का सूत्र आप लोग जानते हो कि H बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 पाई होता है। H बराबर 2 पाई होता है। इसको आप डिटेल में लिखो तो ऐसे लिखा जाता है कि N गुणे H बटे 2 पाई। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि हम जानते हैं N बराबर अगर एक मान हम रख दें तो यह फॉर्मूला सेम आप लोगों का बन जाएगा। कोणीय संवेग का अंतर पूछा है, मतलब mvr बराबर हो जाएगा H/2 पाई। ठीक है, H/2 पाई बन जाएगा। तो H/2 पाई कहीं दिख रहा है आप लोगों को, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बी वाला। तो हाइड्रोजन परमाणु की दो लगातार कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का अंतर होता है मेरे प्यारे बच्चों H/2 पाई। ठीक है, mvr बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 मेरे प्यारे बच्चों है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण मूल कण नहीं है। ठीक है, कौन सा कण मूल कण नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। प्रोटॉन, मेसान, न्यूट्रॉन, अल्फा कण। मालूम है आपको कि प्रोटॉन, मेसान, न्यूट्रॉन ये सभी मूल कण होते हैं। अल्फा कण जो है मूल कण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह हीलियम का नाभिक होता है। तो हीलियम का नाभिक अल्फा कण होता है, इसलिए मूल कण के अंतर्गत नहीं आएगा। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यार बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को सारे क्वेश्चन। चलिए फटाफट लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23। चलिए मेरे प्यारों जो आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 23वां क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। तो जो सूर्य का विकिरण ऊर्जा उसका क्या स्रोत है, नाभिकीय विखंडन कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की साइक्लोट्रॉन की नाभिकीय संलयन। मेरे प्यारे बच्चों आपको भी मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि नाभिकीय संलयन के कारण ही उसमें सूर्य में ऊर्जा जनरेट होता है। कैसे होता है? तो अल्फा कण आपको मालूम है, अरे अल्फा कण कह रहे हैं कि जो हल्के हल्के नाभिक हाइड्रोजन होते हैं, तो हल्के हल्के छोटे छोटे नाभिक के हाइड्रोजन मेरे प्यारे बच्चों जुड़कर एक भारी हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा जनरेट होता है। तो नाभिकीय संलयन जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? नाभिकीय विखंडन तो वो परमाणु बम में होता है। समझ में आ गया ना? नाभिकीय संलयन से सूर्य का ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे बात कर लेते हैं, 24वां प्रश्न क्या है कि पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं केवल इलेक्ट्रॉन, केवल कोटर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक तथा कोटरों की संख्या कम, कि कोटरों की संख्या अधिक तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम। मेरे प्यारों जो एक चीज इसमें समझाना है आप लोगों को, कभी जिंदगी में भूल नहीं पाओगे आप। पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक पूछ रहा है ना, ध्यान से समझने का प्रयास करना। एक आपको पी टाइप पूछता है, ध्यान सुना जो पूछा है। पी टाइप एक होता है अर्धचालक, एक होता है एन टाइप अर्धचालक होता है। दो टाइप के अर्धचालक होते हैं। तो इसमें क्या होता है, पी टाइप में
बहुसंख्यक जो होता है वो होता है मेरे प्यारे बच्चों कोटर। बहुसंख्यक क्या होता है? कोटर होता है। इसमें अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो एन टाइप होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो एन टाइप में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? बहुसंख्यक, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? अधिक होती है। तो एक चीज याद रखना कि पी टाइप में कोटरों की संख्या अधिक होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, कोटरों की संख्या कम होती है। बस इतना ही आपको याद करना है। तो पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप डी वाला करोगे, क्योंकि कोटरों की संख्या तो अधिक होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। अगर यही एन टाइप पूछ देता तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक और कोटरों की संख्या कम हो जाता। तो दोनों प्रश्न बता दिया, चाहे वो आपसे पी टाइप का पूछ ले चाहे एन टाइप का पूछ ले। हालांकि पी टाइप पूछा है तो ये वाला होगा, एन टाइप पूछता है तो सी वाला ऑप्शन होता। सब कुछ डिटेल में बताता चल रहा हूं। आज का लास्ट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25वां, कि पी प्रकार अर्धचालक होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पी प्रकार अर्धचालक होते हैं धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन के धनावेशित या ऋणावेशित कोई भी। आपको बता दूं कि पी प्रकार के अर्धचालक जो होते हैं वो धनावेशित होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपसे एन प्रकार का अर्धचालक पूछ दे तो एन प्रकार का अर्धचालक उदासीन होता है, मतलब सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। तो दो ही प्रकार के प्रश्न बनेंगे, या तो पी प्रकार का अर्धचालक पूछे धनावेशित, या एन प्रकार का अर्धचालक पूछे तो उदासीन होता है। मेरे प्यार बच्चों खत्म। बहुत डिटेल में मैंने समझाया मेरे प्यार बच्चों। इसका पीडीएफ आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, ठीक है? टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ इसका मिल जाएगा। डिटेल में मैंने समझा दिया इसको। या आकाश लेक्चरर आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा मेरा चैनल, वहां से ज्वाइन हो लेना। वीडियो को लाइक कर देना। जो बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके पास इस वीडियो को पहुंचा दो, ताकि इस वीडियो के माध्यम से वो पूरे के पूरे नंबर ला पाए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।